हॉरर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की भूतिया कहानी बहुत ज्यादा डरावनी है। इस टाइप की बहुत कम घटनाएं घटित होती हैं। आज की स्टोरी में आप जिस भूत से मिलोगे, जिस आत्मा से मिलोगे, वह बहुत ज्यादा खतरनाक, उसकी कोई गलती नहीं, बिना गलती का वह आत्मा बना और उसने बहुत लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया। जितना सिंपल वह जीवित इंसान था उतना दुनिया छोड़ने के बाद नहीं रहा। दुनिया छोड़ने के बाद से एक तरह से मानो तो खूंखार हो गया था। वह लोगों को यूं चुटकियों में मसल देता था। ऐसा लगता था कि वह आत्मा बदला लेने के लिए आया है। एक आत्मा ने घर, परिवार, गांव, टोला, मोहल्ला सबको परेशान करके रख दिया। उससे पीछा छुड़ा पाना बहुत मुश्किल रहा लोगों के लिए। आज की स्टोरी कंप्लीट सुनोगे आप तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और आज की भूतिया कहानी में आपको एक सबक भी मिलेगा कि आगे से ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की जो भूतिया कहानी है यह रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की सच्ची घटित कहानी है। इस गांव में एक परिवार के अंदर 5 सदस्य थे। संजय जी, जिनकी शादी हाल फिलहाल में ही हुई थी, और उनकी वाइफ का नाम था रीना, और संजय जी के माता पिता और उनकी एक बूढ़ी दादी जो हो चुकी थी 102 साल की। इनकी जो फैमिली थी अच्छी थी, खुशहाल फैमिली थी, सही से ये लोग रह रहे थे। धीरे धीरे संजय जी की और रीना की शादी को 10-12 साल बीत गए, लेकिन इनको कोई बच्चा नहीं था। जो अड़ोसी पड़ोसी थे, गांव वाले थे, वह रीना जी को बहुत ज्यादा ताना वगैरह देते थे, उल्टी सीधी बातें करते थे, बाज बोला करते थे। रीना जी ने बहुत दिनों तक बर्दाश्त किया, लेकिन एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की, जो कि पार हो चुकी थी। तो उन्होंने गांव वालों को जवाब देना स्टार्ट कर दिया। गांव वाले रीना जी की दादी सास को आके बोलते थे, अपने बेटे की आप दूसरी शादी करवाइए, वरना आपका जो खानदान है यहीं पे डूब जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। दादी जो थी वह रीना से धीरे धीरे नफरत करने लगी थी। दादी का एज काफी ज्यादा था, वह हमेशा बेड पे लेटे रहती थी। और रीना जी की खुद की सासू माँ, वह भी अपनी बहू से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी दूरी बनाना स्टार्ट कर दी। रीना जी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहती थी और घर वाले उन्हें लड़ाकन बोलते थे। पहले स्टार्टिंग में तो वह चुप रहती थी, लेकिन बाद में उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उनको ऐसा लगता था कि गांव वाले कुछ कर दिए हैं, तभी तो उनको बच्चा नहीं हो रहा है। रीना जी के मैके वाले रीना जी को हमेशा चढ़ाते थे, बोलते थे कि देखो तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं है, तुमको डॉक्टर से मिलने की जरूरत नहीं है, तुम तांत्रिक से मिलो, बाबा से मिलो, पंडित से मिलो, तुम्हारे कुंडली में जब लिखा होगा बच्चा होना तभी होगा, और तांत्रिक से मिलो क्योंकि तुम्हारा जो कोख है वह मराच हो चुका है, यानी कि लोगों ने तुम्हारा कोख मार लिया है, तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। अगर कोई अच्छा तांत्रिक मिल जाता है जो तुम्हारा हल निकाल देगा, देन सब कुछ सही रहेगा। रीना जी भी अपने घर वालों के खिलाफ जाके बहुत सारे तांत्रिक से मिलने लगी, और तांत्रिक लोगों ने उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। पंडित के पास जाती थी तो वह कुछ और बोलता था, तांत्रिक के पास गई तो वह कुछ और बोलता था। यह अकेली औरत इतनी ज्यादा पिस चुकी थी तांत्रिक और पंडित के चक्कर में कि यह किसी और की बात नहीं सुनती थी। धीरे धीरे समय निकला, जो घर की बुढ़िया दादी थी वह दुनिया छोड़ चुकी थी। अब घर में 4 लोग थे, और रीना जी की सासू माँ बोलती थी रीना को कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर देती हूँ, तुम भी रहो इस घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिर हमें वारिस चाहिए। तुम्हारी शादी को पूरे 20 साल हो चुके हैं, लेकिन तुमको बच्चा नहीं हो रहा है, कब तक हम लोग रुके, हम लोग की क्या गलती है। लेकिन रीना जी घर वालों के खिलाफ जाके बोली कि खबरदार किसी ने मेरे पति की शादी कराई, मैं ही रहूंगी और बच्चा होगा, मुझे पता है बच्चा होगा, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। रीना जी को इस बात का विश्वास था, जैसा उन्होंने सोचा ठीक वैसा ही हुआ। साल भर के अंदर ही उनको गुड न्यूज मिला और उनको एक बहुत ही प्यारी बेटी हुई।
घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे और बेटी का नाम रखाया शकुंतला। शकुंतला बचपन से ही बहुत ही अच्छी थी, पढ़ाई लिखाई वगैरह में और काम काज वगैरह में भी अच्छी थी, लेकिन उसका जो शरीर था वह उतना स्वस्थ नहीं रहता था। उसको ना कुछ कुछ समय पे कुछ कुछ होता रहता था, जैसे कि सर्दी जुकाम हो गया, कभी फीवर आ गया, कभी कुछ ऐसा करके। तो रीना जी को लगता था कि उनकी बेटी को किसी ने जादू टोना वगैरह कर दिया है। इसी चक्कर में वह अपनी पड़ोसियों से लड़ जाती थी, बोलती थी कि तुम्ही लोगों ने जादू टोना वगैरह किया है। अपनी बेटी को लेकर तांत्रिक के पीछे भागा करती थी। धीरे धीरे समय बीता और जो शकुंतला थी वह 19 साल की हो गई थी। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। शकुंतला अपनी माँ को हमेशा समझाती थी और बोलती थी कि देखो माँ, तांत्रिक वगैरह कुछ नहीं होता, मत जाया करो, वे लोग अच्छे नहीं होते हैं। कभी उनका दिमाग घूम गया तो वह उल्टा भूत प्रेत तुम्हारे पीछे लगा देंगे, यह सब ठीक नहीं है। लेकिन शकुंतला की बात तो उसकी माँ ने कभी भी नहीं सुनी, कभी भी नहीं मानी। शकुंतला क्या करे, माँ जैसा बोलती थी वैसा वह करती थी। इधर शकुंतला की दादा दादी भी बूढ़े हो चुके थे और शकुंतला के पापा की और माँ की जमती नहीं थी, इसीलिए यह एक दूसरे के मैटर में टांग नहीं अड़ाते थे। घर वाले एक टाइम के बाद से थक गए और उन लोगों ने छोड़ दिया कि बहू को जो करना हो करे, हमें कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों, शकुंतला की एज हो गई थी शादी के लायक और उसकी माँ चाहती थी उसकी शादी अच्छे घर में करने के लिए। बहुत सारे रिश्ते आए भी, इन्होंने सेट किया, लेकिन कुछ समय बाद उनके शादी का रिश्ता कट जा रहा था। इसीलिए रीना जी को लगा कि उनके पड़ोसी जो है ना वह बहुत जल रहे हैं, उन्होंने ही रिश्ता काटा है, तो क्यों ना मैं तांत्रिक से दिखाऊं और पूछूं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों रिश्ता नहीं हो रहा है। तो वह एक जानकार तांत्रिक के पास गई। जो तांत्रिक था वह यंग था, मतलब 40 के आसपास का था। तांत्रिक जो था वह एक नंबर का दुष्ट था, उसकी नीयत खराब थी। उसने जैसे ही शकुंतला को देखा तो वह मोहित हो गया। तांत्रिक ने प्लान किया शकुंतला को पाने के लिए, जो कि उसकी माँ के सामने संभव नहीं था। अगर रीना को पता चल जाए तो वह बेटी को लेके भाग जाए, इसीलिए तांत्रिक ने ढोंग किया और बोला कि बहुत भारी आत्मा है आपकी बेटी के ऊपर, उसको निकालना जरूरी है। जब तक वह आत्मा आपकी बेटी को छोड़ नहीं देता तब तक शादी संभव नहीं है। अब रीना जी पूछ रही है कि किस टाइप का आत्मा है, आखिर क्यों आया, कहाँ से आया, मेरी बेटी ने क्या किया। मेरी बेटी तो घर में रहती है, मैं कभी भी अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं निकालती, ना ही किसी के सामने यह जाती है। मुझे डर होता है कि मेरी बेटी को कोई देख लेगा तो जादू टोना वगैरह कर लेगा। यहाँ पर रीना जी का जो डर था वह उभर के आया। तांत्रिक ने रीना जी को अपने जाल में फंसाया और बोला कि आपकी बेटी के ऊपर बहुत भारी जिन है, और आप तो जानती हैं अगर एक बार जिन आ गया इसका मतलब होता है कि वह उसको अपनी वाइफ मान लेता है और उसी के साथ रहता है, इसका कोई हल नहीं है। अभी जो जिन है वह थोड़ा शांत है, अगर आप बोलिएगा तो मैं उससे आपकी बेटी के शरीर से निकाल दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ पैसे चाहिए। रीना जी ने तांत्रिक को बहुत सारे पैसे दिए और बोली कि प्लीज मेरी बेटी के शरीर से हटाइए। तब उस तांत्रिक ने एक गिलास पानी में कुछ लवंग डालकर उस लड़की को पिला दिया। शकुंतला जैसे ही पानी पी उसका सर भारी हो गया, सर घूमने लगा। इसके बाद तांत्रिक ने माँ बेटी दोनों को छोड़ दिया और बोला कि ठीक है आप लोग घर जाइए, जो भी आत्मा था आपकी बेटी के ऊपर वह निकल गया है, इसीलिए आपकी बेटी को थोड़ा सा बॉडी पेन वगैरह होगा, सर्वर दुखेगा, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। रीना जी अपनी बेटी को घर पे लेके आई और घर पे दोनों लोगों ने खाना वाना खाया और अपने अपने कमरे में जाके सो गए। दोस्तों, सुबह होते ही रीना जी भाग के गई शकुंतला के कमरे में, तो उन्होंने अपनी बेटी को देखा, वो भी नॉर्मल कंडीशन में, तब जाके उनको छाती को थोड़ी सी ठंडक मिली। उस दिन के बाद से रीना जी ने अपनी बेटी के लिए रिश्ते देखने स्टार्ट कर दिए। रिश्ते उनको बहुत सारे मिल रहे थे जो कि काफी अच्छे थे, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिल रहा था। वह और भी अच्छा रिश्ता देखना चाह रही थी क्योंकि उनकी इकलौती बेटी थी और उनको बहुत ज्यादा प्यार था अपनी बेटी से। इस प्रोसेस में 3 से 4 महीने बीत चुके थे।
इधर एक दिन शकुंतला को बहुत ज्यादा उल्टी होने लगी। शकुंतला की माँ बहुत ज्यादा डर गई कि बेटी की तबीयत कैसे खराब हो गई, क्या हो गया, कहीं फिर से तो लेके नहीं भागना पड़ेगा ना तांत्रिक के पास। उन्होंने अपनी बेटी की थोड़ी मोड़ी देखरेख की, तब जाके उनको पता चला कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है। अब इनका माथा ठनक गया, वह डर गई। वह अपने पति को कुछ नहीं बोल रही, घर वालों को भी कुछ नहीं बता रही, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी से सवाल कर रही है कि बता किसका बच्चा है, कहाँ से आया, तू कहाँ गई थी, कैसे बच्चा हो गया। अब शकुंतला को कुछ पता नहीं। वह बोल रही है कि माँ मुझे नहीं पता, मैं घर में ही रहती हूँ, मैं तो कहीं जाती भी नहीं, यह कैसे हुआ मुझे सच में नहीं पता। यहाँ पर रीना जी बहुत ज्यादा घबराई हुई हैं। तभी उनको अचानक से याद आया कहीं जिन का तो बच्चा नहीं ना, तांत्रिक ने मेरी बेटी के शरीर से जिन निकाल दिया था। हो सके कहीं दोबारा जिन आ गया हो और मेरी बेटी के साथ रहा हो तो बच्चा रह गया हो, ऐसा हो सकता है। फिर वह भागी तांत्रिक के पास जिस तांत्रिक ने जिन निकाला था। दोस्तों जैसे ही तांत्रिक को पता चला कि शकुंतला प्रेग्नेंट है, वह बहुत ज्यादा घबरा गया, पसीने पसीने हो गया, उसको समझ नहीं रहा था कि वह क्या बोले। तभी रीना जी बोल पड़ी कि बाबा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिन का बच्चा है, क्या किया जाए। मैंने तो बहुत सारी कहानियां सुनी है कि अगर जिन के बच्चे की तरफ किसी ने देख लिया तो जिन उस इंसान को मार देता है, नहीं तो जिन हमें कंगाल कर देगा, प्लीज आप कुछ हल कीजिए। यहाँ पर तांत्रिक ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ जिनका ही बच्चा है, मुझे लग रहा है देख के। एक काम कीजिए, आप अपनी बेटी को कल लेके आइएगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अपने गुरुजनों से डिस्कस कर लूं कि आखिर कैसे निकालना है जिनके बच्चे को बाहर, जिनको कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि आपकी बेटी के ऊपर जिनका साया है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पर रीना जी अपनी बेटी को लेती हैं, घर पे आती हैं और अपनी बेटी को बोल देती हैं कि तू घर से बाहर कभी भी नहीं निकलेगी, तू अपने दोस्तों से भी मिलने नहीं जाएगी, अपने कमरे में पैक रहेगी। शकुंतला ने बोला कि ठीक है, और शकुंतला को सच में याद नहीं था कि वह बच्चा किसका है, कहाँ से आया। शकुंतला पूरे होशो हवास में थी। उसको इतना पता था कि वह पूरे दिन घर पे रहती है और रात का उसको कुछ भी याद नहीं होता था। रात में वह बेड पे सो जाती थी, फिर अगले सुबह उसकी आंख खुलती थी, बस इतना ही। रात में कोई सपना तक वह लड़की नहीं देखती थी। उसने यह सारी चीजें अपनी माँ को बताई, बट रीना जी को कुछ और समझा। वह तो जिन के चक्कर में पड़ी हुई थी। जैसे ही शकुंतला जी और रीना जी पहुंचती हैं तांत्रिक के डेरे पे, तब उन लोगों ने पाया कि तांत्रिक अपना डेरा छोड़ के भाग गया है। लोगों से पता किया लो तो अगल बगल वाले बोले कि जो तांत्रिक है वह बहुत बड़ा ढोंगी है, उसको थोड़ा मोड़ा जानकारी है भूत प्रेत वगैरह का, लेकिन वह औरतों पे बहुत गंदा नजर डालता है। इसीलिए हम लोग अपनी बेटियों को बचा के रखते हैं। उसको बहुत बार बोला गया कि यह डेरा खाली कर दे, लेकिन वह डेरा खाली नहीं किया। उस तांत्रिक के बहुत सारे कांड है, हम लोग आपको कितना बताएं। तब जाकर रीना जी को थोड़ी मोड़ी चीजें समझ में आई। उनको लगा कि मेरी बेटी के ऊपर जिन नहीं है, जरूर उस तांत्रिक ने कुछ उल्टी सीधी की है। अब रीना जी किसको क्या बोले, उनको तो समझ में आ रहा था धीरे धीरे, लेकिन किसी को कुछ बोलने लायक तो वह थी नहीं। उन्होंने अपनी बेटी को लिया और घर पे आ गई। अब बेटी के पेट में जो बच्चा है उसका क्या करें, उनको बहुत ज्यादा इस बात का टेंशन था। उन्होंने सोचा कि इस बच्चा को दुनिया से हटा देते हैं। बहुत सारे उन्होंने तरीके अपनाए घरेलू, बट उसमें वह सक्सेसफुल नहीं हुई। और प्रेगनेंसी वाली बात ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रही। घर वालों को पता चला, अड़ोस पड़ोस को पता चला, पूरे गांव वालों को पता चला कि इनकी बेटी प्रेग्नेंट है। दोस्तों शकुंतला जो थी वह अंदर की बहुत ज्यादा साहस वाली थी। उसने धैर्य रखा। उसने सोचा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, दुनिया कुछ भी बोले, समाज कुछ भी बोले, सब चलेगा, घर वाले ही मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए ये भी चलेगा, लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, क्योंकि इसका कोई दोष नहीं है। माना कि मुझे नहीं पता है इसका पिता कौन है, लेकिन इस बच्चे की क्या गलती,
क्यों इसे मारना। मेरी माँ बहुत बार कोशिश की इसे हटाने के लिए, लेकिन फिर भी यह नहीं हटा। इसका मतलब है कि इसे दुनिया में आना है और मैं जन्म दूंगी। शकुंतला अपनी दादी, बाबा, मम्मी, पापा सबसे लड़ गई और बोली कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में रह लूंगी, लेकिन इसे जन्म दूंगी। शकुंतला हर रोज एक लड़ाई लड़ती थी अपने घर में बच्ची को जन्म देने के लिए। धीरे धीरे समय बीता और शकुंतला की नॉर्मल डिलीवरी हुई। घर वाले नाराज थे, इसीलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए। बच्चा को जन्म देने के बाद से शकुंतला को बहुत तेज की प्यास लगी थी। वह चिल्ला रही थी कि मुझे पानी दे दो, पानी दे दो, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था। बेचारी को प्यास लगा था, काफी समय तक वैसे ही पड़ी रही। धीरे धीरे उसका दम टूट गया। बेचारी प्यासी दुनिया छोड़ दी। जो बच्चा था वह काय काय कर रहा था। शकुंतला की दादी को मोह आ गया। उन्होंने गेट खोला तो उन्होंने पाया कि बच्चा पड़ा हुआ है, तो उन्होंने उस बच्चे को उठाया और प्यार दुलार वगैरह किया। उन्होंने रीना को बोला कि देखो रीना, जो भी हुआ वो हुआ, अब तो अपनी बेटी नहीं रही, अब यही बच्चा है, इसी को पालेंगे पोसेंगे। भूल जाओ दुनिया क्या कह रही है, समाज क्या कह रही है, इस बच्चे की क्या गलती है, इसको रखो, यह निर्दोष है। तुम तो अपनी बेटी खो चुकी हो, एटलीस्ट इसे तो रख लो, तुम्हारी बेटी का खून है। रीना जी एक शब्द नहीं बोल रही हैं। रीना जी को अपनी गलती का एहसास था। उनको पता था कि उन्होंने क्या गलती की है, फिर भी रीना जी को एक गुत्थी समझ में नहीं आ रही थी कि मेरी बेटी दिन में भी घर पे थी, रात में भी घर पे थी, वह प्रेग्नेंट हुई तो हुई कैसे, घर में कोई आया नहीं। अगर तांत्रिक भागा है अपना डेरा छोड़ के, इसका मतलब है कि तांत्रिक का ही बच्चा है, यह तो कंफर्म है। लेकिन इन दोनों के साथ संबंध कैसे बने, कहाँ बने, उनको यह समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने इस बात को अपने दिल में दाब के रखा हुआ था। फिर होना क्या था, घर वाले शकुंतला की बॉडी को लिए और जैसे अंतिम संस्कार होता है वैसा उन लोगों ने अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, अंतिम संस्कार के टाइम पे 12 से 13 दिन का समय लगता है। इस बीच सुबह और शाम को घंट में पानी दिया जाता है। घंट का मतलब होता है एक मटका सा बना रहता है जिसको कहीं पे टांग दिया जाता है सुनसान जगह पे। वहां पर जाकर घर वाले पानी देते हैं, उस आत्मा को पानी देते हैं। तो यहाँ पर शकुंतला के पिता संजय जी जाके उस घंट में पानी देते थे और घंट में एक छोटा सा छेद था, बूंद बूंद करके पानी नीचे गिर रहा था। वही पानी शकुंतला की आत्मा पीती थी। जैसे ही काम खत्म हुआ, शकुंतला की जो आत्मा थी वह आजाद हो गई। वह अपने बच्चे को, छोटे वाले बच्चे को देखने के लिए आया करती थी। अगर कोई उल्टा सीधा बोल रहा है उस बच्चे को तो वह उस इंसान को पकड़ लेती थी, बहुत ज्यादा खिलाती थी। अगर कोई छोटे वाले बच्चे को एक चाटा मार दे, शकुंतला उस इंसान के प्राण ले लेती थी। मतलब इतनी ज्यादा वह खतरनाक हो गई थी। दुनिया छोड़ने के बाद से वह किसी से डरती नहीं थी। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे से प्यार था। शकुंतला अपनी माँ तक को नहीं छोड़ी। माँ बेटी में पहले बहुत प्यार था, लेकिन दुनिया छोड़ने के बाद से आत्मा को कुछ भी सेंस नहीं था। वह सिर्फ अपने बच्चे के लिए आती थी। इस बीच कोई ना रहे। धीरे धीरे घर वालों को पता चल गया कि शकुंतला की आत्मा आती है बच्चा को देखने के लिए। तब उस समय घर वाले हट जाते थे, मतलब उस छोटे से बच्चे को और उस आत्मा को छोड़ देते थे साथ में। लेकिन यह सिलसिला कब तक चले, शकुंतला की जो दादी थी उनको समझ नहीं रहा था। उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि यह आत्मा आ रही है बार बार हमारे घर में बच्चे के पास, कहीं वो ना हो यह प्लानिंग कर रही है इस बच्चे को इस दुनिया से ले जाने के लिए अपनी दुनिया में। हम ऐसा नहीं करेंगे। तब शकुंतला की दादी ने फिर से किसी तांत्रिक को पकड़ा और वह घर पे लेके आई और छोटे वाले बच्चे को दिखा के बोली कि बाबा देखिए, आप ही कुछ हल निकालिए। यह बच्चा बहुत ज्यादा हेल्दी था, लेकिन अभी सुखड़ा सुखड़ा सा लग रहा है। बच्चा का जो हेल्थ है दिन प्रतिदिन डाउन हो रहा है। हमें क्या करना चाहिए? तांत्रिक ने जैसे ही बच्चे को हाथ लगाया, वह समझ गया कि बच्चे के पीछे एक आत्मा है और वह आत्मा बच्चे की माँ है। तब तांत्रिक ने पूरे घर वालों को डांटा और बोला कि ऐसा कौन करता है?
आप लोगों ने उस आत्मा को कैसे अलाउ कर दिया? वह आत्मा पूरे प्लानिंग में है इस बच्चे को ले जाने के लिए अपनी दुनिया में। आप लोग क्या चाहते हैं, बच्चा चला जाए या आप लोग को रखना है? शकुंतला की दादी डर गई और उन्होंने बोला कि नहीं, जो कुछ भी हुआ शकुंतला के साथ उसमें हमारा बस नहीं था। इस बच्चे को मैं रखूंगी, मैं पालूंगी, आप बस उस आत्मा को दूर कर दीजिए, इस बच्चा से बहुत मेहरबानी होगी। तांत्रिक जो था वह अच्छा वाला तांत्रिक था। उसने क्या किया कि पूरे घर को बांध दिया और उस बच्चे को ताबीज पहना दिया और घर वालों को बोल दिया कि ताबीज नहीं उतारना है। दोस्तों, घर वालों ने वैसा ही किया जैसा तांत्रिक ने बोला। घर को तो बांध दिया गया और उस बच्चे को भी बचाया गया आत्मा से। दोस्तों, जो दूसरा वाला तांत्रिक था उसने शकुंतला के बारे में पूरा पता किया। उसने रीना जी से भी बहुत सारे सवाल किए और तब जाकर सारे लोगों को पता चला कि रीना जी की गलती थी। उन्होंने शकुंतला को लेके गई थी तांत्रिक के पास। उस तांत्रिक ने लौंग वाला पानी पिलाया था और साथ में एक आत्मा को बांध दिया था शकुंतला की बॉडी पे। इसीलिए शकुंतला का जो सर था भारी हो गया था। और आत्मा क्या करता था कि सारे घर वाले सो जाते थे रात में, तो वह शकुंतला को लेके चला जाता था तांत्रिक के पास और सुबह लाकर शकुंतला के रूम में उसे छोड़ देता था। यह सिलसिला काफी लंबा चला और आगे चल के जब तांत्रिक को पता चला कि वह माँ बनने वाली है, वो भी उसका बच्चा है, तो वह डर के मारे भाग गया ताकि उसका भेद ना खुले। और जो बच्चा था वह तांत्रिक का ही बच्चा था। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमेशा झूठ मूठ का तांत्रिक के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि कुछ तांत्रिक अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। जो पहला वाला तांत्रिक था वह शकुंतला को कितना परेशान किया, जो दूसरा वाला तांत्रिक था वह उस छोटे वाले बच्चे को बचा लिया। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ झारखंड की एक छोटी सी गांव की सच्ची घटित भूतिया कहानी। झारखंड में एक फैमिली के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। उसके बाद उस इंसान की आत्मा लौटती है इस दुनिया में, तो उसने बहुतों का बहुत कुछ बिगाड़ा। जो आत्मा था वह निर्दोष था, उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जब वह आत्मा बन के लौटा उसने बहुत सारे घर तबाह कर दिए। उस आत्मा से गांव वाले कांपते थे। एक दो गांव नहीं, 10-12 गांव वाले कांपते थे। उसका नाम तक नहीं लेते थे। गांव वालों का मानना था कि अगर आप उस इंसान के बारे में सोच लोगे तो उसकी आत्मा आपको नहीं छोड़ेगी। आज की जो कहानी है यह अंतर आत्मा को कपा देने वाली कहानी है। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि पहले यानी कुछ समय पहले बिहार और झारखंड एक में था। आज की जो स्टोरी है इसमें जो भी फैमिली मेंबर है फिलहाल वे लोग झारखंड में शिफ्ट है। आज से 45 से 50 साल पहले की बात है। एक फैमिली में 4 मेंबर थे। लड़का जो था उसका नाम था जगदीश और उसकी छोटी बहन थी जो कि उससे 3 साल छोटी थी, उसका नाम था शांति। ये दोनों बच्चे अपने माता पिता के साथ अच्छी लाइफ जी रहे थे। दोस्तों, लड़का जो है जगदीश वह बहुत कम बातचीत करता है। वह लोगों से घुलता मिलता नहीं है। गांव वाले उसे पागल भी बोलते हैं। वह शांत रहना उचित समझता है। अगर कुछ कहना हो तो वह अपनी माँ से थोड़ी मोड़ी बात करेगा, वरना वह किसी से भी बात नहीं करेगा। गांव वाले हमेशा जगदीश को ताना देते थे। गांव वालों के अंदर ना अजीब तरह की जलन थी जगदीश से, जबकि जगदीश किसी के साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करता था। यहाँ तक कि वह गांव वालों से बात भी नहीं करता था। फिर भी गांव वाले बोलते थे कि जगदीश बेहतर होता कि तू कोई मठ पकड़ लेता या फिर मंदिर में चला जाता या दुनिया में निकल जाता। घर पे तू बेकार पड़ा रहता है। तू 18 साल का है और तू कुछ भी नहीं करता। तेरे माँ बाप कब तक तेरा बोझ उठाएंगे? थोड़ी तो शर्म कर। गांव वालों की बातें जगदीश को बहुत ज्यादा चुभती थी। जगदीश की छोटी बहन शांति वह लोगों से लड़ जाती थी। बोलती थी कि मेरा भाई है, जो मर्जी करेगा, वह कुछ काम नहीं करेगा। तुम लोग होते कौन हो बोलने वाले?
माना कि जगदीश किसी से कुछ नहीं कहता था, लेकिन गांव वालों की बातें उसे चुभती थी, उसको लगती थी। एक दिन उसने डिसाइड किया, बिना किसी को कुछ बताए अपना घर और गांव छोड़कर भाग जाऊंगा। कहीं पे रहूंगा, कुछ करूंगा जो मेरा मन करेगा, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरी वजह से घर वाले भी सुन रहे हैं लोगों का ताना। उसने जैसा सोचा वैसा ही किया। उसने अपनी प्यारी बहन को भी नहीं बोला, ना ही उसने अपने माँ को बताया, किसी को कुछ भी नहीं बोला, घर छोड़कर चला गया। जगदीश की माँ बहुत दिनों तक उसका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उनको पता नहीं चला। बेचारी बहुत ज्यादा रोती थी, अंदर से तड़पती थी, लेकिन दूर दूर तक जगदीश के बारे में कोई नहीं जानता था। यहाँ पर शांति का एज हुआ और शांति की शादी हो गई। शांति अपने हस्बैंड के साथ अपने माता पिता के घर में रहती थी, क्योंकि शांति के ससुराल वाले उतने अच्छे नहीं थे, प्लस शांति के घर पे यानी उसके मायके में कोई नहीं था जो उसके माता पिता की देखभाल करे, इसीलिए वह यहाँ रह के उन लोगों की सेवा करती थी। शांति की जिंदगी अच्छे से कट रही थी। दोस्तों, कुछ साल बाद जगदीश लौटा अपने घर पे। उसने गेरुए कलर के कपड़े पहने हुए थे और भिक्षा मांग रहा था। भिक्षा मांगता था, लोग जो भी देते थे बस वही खा के अपना गुजर बसर करता था। और वह पहुंचा अपने माँ के पास, तो उसने अपना कपड़ा फैला के बोला माँ को कि माँ भिक्षा दो। जैसे ही जगदीश की माँ ने अपने बेटे को देखी, उससे लिपट के लगी रोने और बोली कि बेटा तू लौट आया है, अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, तू यहीं पे रहेगा। तब जगदीश मुस्कुरा के बोला कि नहीं माँ, यह संभव नहीं है, मैं जोगी हो गया हूँ। जोगी का मतलब होता है कि वह दुनिया में रहते हैं, उनका कोई भी अपना घर नहीं होता है, वह लोगों की सेवा करते हैं और जो कुछ भी उन्हें मिल जाए लोगों के द्वारा वही खा के गुजर बसर वगैरह करते हैं। मेरा कोई एक ठिकाना नहीं है, अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे यहाँ 1 से 1.5 सप्ताह रहूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। माँ तुम समझो इस बात को। शांति ने अपने भाई को देखा तो वह भी भाई से लिपट के रोई, पूरे घर वाले रोए उनको मनाने के लिए। दोस्तों, मैंने सुना है कि जो भी इंसान जोगी बनता है उसको अपनी पूरी जिंदगी में एक बार अपने गांव घर आना होता है, माँ से या फिर घर वालों से भिक्षा लेना होता है, तभी जाके वह पूरी तरह से यानी पूर्ण रूप से जोगी बन पाते हैं। इसी के लिए जगदीश भी अपने घर लौटा था और घर वालों की जिद के हिसाब से कुछ दिनों तक यानी 10 से 15 दिनों तक वह घर पे रहा, लेकिन ज्यादा समय तक एक जगह नहीं रुक सकता था, इसीलिए उसने बिना कुछ घर वालों को बोले वह अपने घर से गांव से निकल गया और बगल वाले गांव में जाके पहुंचा। फिर जगदीश ने दूसरे गांव में भिक्षा वगैरह मांगना स्टार्ट कर दिया। सुबह का टाइम था और वह एक घर के पास पहुंचा और जाके भिक्षा मांगा। भिक्षा देने वाली एक सुंदर सी लड़की थी जिसका नाम था शीला। जैसे ही शीला अनाज लेके बाहर निकली और जगदीश को देखते हुए बोली कि लीजिए, आपने जो मांगा है मैं लेके आई हूँ। शीला एक नजर में ही जगदीश को पसंद करने लगी। जगदीश के चेहरे पे एक अलग टाइप का तेज था। उसके पास कोई ऐसा मंत्र था जो किसी को भी मोह ले। यहाँ पर शीला जगदीश के पीछे बोली। जगदीश आगे आगे जा रहा है, शीला पीछे पीछे जा रही है। शीला को जगदीश के साथ जाते हुए गांव के 2-3 लोगों ने देखा। लोगों ने शीला को रोकने का कोशिश किया, उससे सवाल जवाब वगैरह किया, लेकिन शीला एक शब्द नहीं बोली। हाथ में टोकरी में अनाज लिए हुए जगदीश के पीछे पीछे जा रही है। जगदीश आगे आगे जा रहा है। गांव वालों ने जगदीश को बोला कि क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, कौन से ढोंगी हो, इसको क्यों लेके जा रहे हो, मेरी गांव की लड़की है।
जगदीश ने बोला कि आप लोग रोकिए, मैं तो नहीं ले जा रहा, यह खुद मेरे साथ आ रही है, मैं क्या करूं, मैं किसी को रोक नहीं सकता। अगर कोई मेरे पीछे आ रहा है, मेरा जैसा बनना चाह रहा है, तो इसमें उसकी इच्छा है, मेरी नहीं। अगर आप लोग उसे रोक लेंगे तो आप लोग रोक लीजिए। गांव के लोगों ने शीला को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन शीला ने किसी की भी बातें नहीं सुनी। वह जगदीश के साथ होली। जगदीश जहाँ जहाँ गया, शीला वहाँ वहाँ गई। ये दोनों कुछ साल के लिए साथ में रहे। आगे चलकर शीला को पता चला कि वह माँ बनने वाली है, तो वह बहुत ज्यादा खुश हुई। वह जगदीश से बहुत प्यार करती थी। जगदीश को जब पता चला कि वह बाप बनने वाला है, तो उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि जगदीश एक घर परिवार में नहीं बंधना चाह रहा था, वह आजाद रहना चाह रहा था। वह जैसी अपनी लाइफ बिता रहा था, उसी में खुश था। उसको लगा कि अगर बच्चा पैदा होगा और यह मेरे साथ रहेगी तो बहुत ज्यादा जंजाल हो जाएगा, मुझे इसमें नहीं फंसना, मुझे इससे निकलना है। एक रात शीला और जगदीश दोनों सो रहे थे। जगदीश आधी रात को शीला को छोड़कर उस जगह पर वह भाग गया। शीला की जब आंख खुली तो उसने खुद को अकेला पाया। वह काफी समय तक उस जगह पर जगदीश का इंतजार करती रही, लेकिन जगदीश नहीं लौटा। 6-7 महीने बीत गए, जगदीश का नामो निशान नहीं था। शीला को लगा कि वह बेबी अकेले कैसे पैदा करेगी, इसीलिए उसने ठाना कि वह अपने घर लौट जाएगी। शीला को उसके घर का एड्रेस याद था, इसीलिए वह अपने घर पहुंची। दोस्तों, जब शीला गांव पहुंची तो गांव वालों को और घर वालों को जैसे ही पता चला कि वह लड़की प्रेग्नेंट है बिना शादी की, तो पूरे गांव वाले शीला को ताना दे रहे थे, उसके घर वालों को उल्टा सीधा बोल रहे थे। शीला के घर वालों ने भी शीला को बहुत ज्यादा डांटा। यहाँ पर शीला का पारा बहुत ज्यादा गर्म था, वह बहुत गुस्से में थी। उससे कोई भी चीज हैंडल नहीं हो रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि वह 7 महीने की प्रेग्नेंट है। उसने क्या किया कि रात में खुद को लटका लिया। उसको ना अंदर से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसको अपनी ही गलती नजर आ रही थी कि उसी की वजह से यह सब कुछ हुआ है। आज मैं अकेली हूँ तो गांव वाले इतना बोल रहे हैं, अगर कल को मेरा बच्चा हो जाएगा तो गांव वाले उसे नहीं छोड़ेंगे, बहुत ही ज्यादा गंदा बोलेंगे, तो बेहतर है कि हम दोनों इस दुनिया में ना रहें। शीला की यह गलत कदम घर वालों के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ा। शीला के घर वालों को पता चला सुबह के टाइम में कि शीला दुनिया में नहीं है, तो उसका अंतिम संस्कार वगैरह कर दिया। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं हुई। शीला जो थी वह दुनिया छोड़ने के बाद से आत्मा के रूप में लौटी। उसने अपने घर वालों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया, प्लस गांव वालों को भी नहीं छोड़ती थी, क्योंकि गांव वाले भी दोषी थे उसको मारने में, उसके बच्चे को मारने में। वह बहुत ज्यादा खूंखार बोल लो आप, उस टाइप की वह हो गई थी। गांव में एक एक इंसान को वह पकड़ती थी। गांव वालों के पास कोई चारा तो था नहीं। गांव वाले क्या करते थे कि जब भी शीला किसी के ऊपर आए, खेलने लगे या फिर किसी चीज की डिमांड करे, तो तांत्रिक को बुलाकर उसको झड़वा फुकवा देते थे। फिर कुछ समय के लिए शीला शांत रहती थी, फिर बाद में किसी और को पकड़ लेती थी। मतलब पूरा का पूरा गांव उससे परेशान था। जो भी तांत्रिक झाड़ने फूकने आता था वह शीला को पकड़ नहीं पाता था। धीरे धीरे 2-3 महीना कटा। शीला के जो घर वाले थे उनको छोटे से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। घर वाले बड़े परेशान थे, क्योंकि उनके यहाँ कोई बच्चा था नहीं, और जो छोटा वाला बच्चा था वह बहुत ज्यादा रोता था, कभी भी रोने लगता था, दिन हो रात हो, मतलब वह समय नहीं देखता था।
छोटे वाले बच्चे का जो रोना था वह घर वालों के कानों में चुभता था, क्योंकि उसके ना रोने में अलग तरह का दर्द था। घर वाले बड़े परेशान थे। घर वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया जो अच्छा खासा जानकार था। तब तांत्रिक ने खुलासा किया कि शीला प्रेगनेंसी में उसने खुद को लटकाया था। उसका बच्चा अभी प्रेत योनि में पैदा ले चुका है और वह बच्चा भूखा है, वह खाने के लिए मांग रहा है। तब घर वालों ने तांत्रिक को बोला कि एक काम कीजिए, आप उस बच्चे की आत्मा से पूछिए कि उसको क्या चाहिए, जो मांगेगा हम लोग देंगे उससे। तांत्रिक ने उस छोटे से बच्चे की आत्मा से बात करने की कोशिश की तो जो छोटा वाला बच्चा था वह ब्लड मांग रहा था। अब घर वाले कांप गए, घर वाले लगे डरने। घर वालों को नहीं समझ रहा था कि वह बच्चा बड़ा होकर किसे परेशान करेगा। अभी तो कंट्रोल लायक है बच्चा, लेकिन धीरे धीरे तो बड़ा होगा ना। तब घर वालों ने तांत्रिक को बोला कि बाबा एक काम कीजिए, उस बच्चा को बोलिए कि जिसके घर का है वह उसके घर लौट जाए। यह हमारे घर का तो खून नहीं है ना, वह जिस जोगी का खून है उसके यहाँ जाए और उसके यहाँ के लोगों को परेशान करे। हमारे घर के लोगों को क्यों परेशान कर रहा है। तांत्रिक ने शीला से डील किया। शीला बोली कि ठीक है, मेरा जो बच्चा है वह अपने घर लौट जाएगा, लेकिन उसका घर कौन है, उसका बाप कहाँ का रहने वाला है, ये आप लोग पता कीजिए और मुझे बताइए। मैं अपने बच्चे को वहाँ छोड़ के आ जाऊंगी। यहाँ पर घर वाले थोड़ा सा खुश हुए। घर वालों को डर था कि बच्चा बड़ा होगा तो उनको छोड़ेगा नहीं। शीला तो खैर कंट्रोल लायक थी, लेकिन जो छोटा वाला बच्चा था उसकी तो कोई भी गलती नहीं थी, वह निर्दोष था और उसने प्रेत आत्मा का रूप धारण किया था। फिर घर वालों ने कुछ दिनों के अंदर ही जगदीश का पता लगा लिया कि उसका घर कौन सा है। फिर शीला जो थी वह अपने बेटे को उसके यहाँ छोड़ के चली आई, क्योंकि जो एक्चुअल में जगदीश का ही खून था बच्चा, इसीलिए उसका जो कुछ भी होता, भरण पोषण होता या फिर जो भी उसका अधिकार होता उसका खुद के घर पे होता। जो छोटा वाला बच्चा था उसकी आत्मा चली गई थी जगदीश के घर पे। जगदीश की बहन को एक छोटा सा बच्चा था। यह आत्मा उस छोटे वाले बच्चे को मार देता था, पीट देता था, घर वालों को परेशान करता था, रात में रोने लगता था, दिन में रोने लगता था। मतलब घर वाले बहुत ज्यादा तबाह हो चुके थे। जो बच्चे की आत्मा थी वह अड़ोस पड़ोस को भी नहीं छोड़ती थी, उन लोगों को भी परेशान करती थी। जगदीश की माँ ने तांत्रिक को बुलाया यह जानने के लिए कि हमारे घर के ऊपर ऐसा क्या आ गया है कि पूरे घर वाले परेशान हैं। तांत्रिक ने बताया कि आपके यहाँ एक छोटी सी आत्मा आई है जो कि फिलहाल काफी छोटी है, इसीलिए कम परेशान कर रही है, लेकिन कल को जब वह आत्मा बड़ा हो जाएगा, बड़े का रूप लेगा, तब आप लोग उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जगदीश की माँ बहुत ज्यादा घबरा गई और उन्होंने पूछा तांत्रिक से कि यह आत्मा आया कहाँ से, किसने भेजा और क्यों हमें परेशान कर रहा है, हमने क्या बिगाड़ा है। तांत्रिक ने शीला की आत्मा को बुलाया और शीला से सवाल जवाब किया, तब जाके तांत्रिक को गुत्थी समझ में आई। तांत्रिक ने घर वालों को समझाया कि देखिए यह बच्चा आपके ही घर खानदान का है, यह आपका ही खून है, इसीलिए इसका हक है इस घर पे, और यह निर्दोष आत्मा है, इसीलिए यह अपना हक मांग रहा है। अगर आप लोग दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो यह छीनेगा, और इस प्रोसेस में जो लोग भी उसके हत्थे चढ़ेंगे वह दुनिया छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक है और आत्माओं को सेंस नहीं होता है कि वह क्या कर रही है। यहाँ पर शांति डर गई थी। शांति बोली कि माँ हम तुम्हारा घर छोड़ के जा रहे हैं, हम अपने ससुराल में रहेंगे, यहाँ नहीं रह सकते, वरना यह आत्मा मेरे बच्चे को मार देगा। फिर तांत्रिक ने शीला की आत्मा और उस छोटे वाले आत्मा से डील किया। उसने उन दोनों को समझाया कि देखो तुम लोग इस दुनिया में नहीं हो, इसीलिए
तुम लोग खेत वगैरह नहीं ले सकते, खेत वगैरह का अनाज नहीं खा सकते। अगर तुम लोगों को कोई चीज चाहिए तो तुम लोग डिमांड करो, इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन कहाँ संभव है कि तुम लोग खेत की जुताई वगैरह करोगे, अनाज खाओगे, फालतू में घर वालों को परेशान करके कोई फायदा नहीं है। फिर तांत्रिक ने उस आत्मा को समझाया कि देखो बेटा, तुम अभी इस दुनिया में नहीं हो, बेहतर है कि तुम एक जगह ले लो, वहां पे रहो। तुम इस घर के आत्मा हो तो तुम्हारे लिए पूजा पाठ चढ़ाव सब दिया जाएगा, और तुम्हें कुछ भी चाहिए रहेगा तो तुम सपने में आके इन लोगों को दिखा देना, बता देना, तुमको वो चीज दे दिया जाएगा। आके घर वालों को परेशान करके क्या करोगे? ये जो घर में बूढ़े लोग हैं, इनकी सेवा कौन करेगा? शांति है तो देखरेख करेगी। तो एक काम करो, तुम इन लोगों का पीछा छोड़ दो। तांत्रिक ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया, मेहनत किया, और तब जाकर उस छोटे से बच्चे की आत्मा के लिए एक स्थान दिया गया। उसके बाद उस आत्मा को चढ़ावा वगैरह देने लगे घर वाले, तब जाकर वह आत्मा शांत हो गया। लेकिन शीला की जो आत्मा थी वह अपने घर लौट आई थी, और वह अपने घर वालों को, गांव वालों को पहले जैसे ही परेशान करती रही। और यहाँ पर जगदीश का दूर दूर तक कोई खोज खबर नहीं। जगदीश कहाँ रहता है, क्या करता है, किसी को कुछ भी पता नहीं। दोस्तों, शांति ने अपने माता पिता की सेवा की, और शांति का जो घर परिवार था, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, धीरे धीरे वे लोग बढ़ते गए और किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। आज की जो भूतिया कहानी है बहुत ही ज्यादा डरावनी और खतरनाक है। आज की स्टोरी में आप जिस आत्मा से मिलोगे, यह आत्मा इकलौता है जिसने एक बार में 3 लोगों को यूं मसल दिया चुटकियों में, वो भी बिना गलती का। होता है ना कि एक आत्मा होती है जो बहुत ज्यादा गुस्सैला होता है, जिद्दैल होता है, जो चाहता है कर लेता है, किसी के हाथ में नहीं आता। उस टाइप की एक आत्मा से मुलाकात हो गया 3 दोस्तों की। आज की जो स्टोरी है ना, अगर इसे आप कंप्लीट सुनोगे तो गारंटी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी में जो भूत है वह दिन दहाड़े कांड कर बैठा। चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे यहाँ एक न्यू यूट्यूब चैनल ओपन हुआ है जिसका नाम है राइड बियॉन्ड रोड्स। यह चैनल मेरे पति का है और इस पर वे बाइक के रिलेटेड चीजें डालते हैं, घूमने फिरने वाले जगह दिखाते हैं, फूड वगैरह दिखाते हैं। उनका चैनल बस कुछ दिन पहले ही ओपन हुआ है, तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए। उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जाइए चैनल को देखिए, पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग मेरे चैनल से गए हैं उनके यहाँ तो प्लीज कमेंट करके उनको बताइएगा। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, महाराजगंज नाम का एक गांव है जहां पर 3 दोस्त हैं जो कि मछुआरे हैं। उनका काम है मछली पकड़ना और मार्केट में बेचना। एक बार उनके यहाँ बाढ़ आ गई थी और जो नहर का पानी था वह खेतों तक आ गया था। मछलियाँ जो थी वह खेतों में आसानी से मिल जाती थी। उस टाइम जो भी मछुआरे थे उनके तो राज हो गए थे। सारे मछुआरे सुबह जाते थे, मछलियां पकड़ते थे, बेच देते थे। जब मछली खत्म हो जाए मार्केट में, फिर आके फिर पकड़ के फिर बेच देते थे। जो नहर का पानी था वह अच्छा खासा खेत को डुबो चुका था, लेकिन धीरे धीरे नहर ने पानी खींच लिया। खेत में मात्र थोड़ा सा पानी रह गया था, छिलमिल छिलमिल टाइप से। और नहर और खेत एकदम पास में होने की वजह से लोग कम खेत की बुआई करते थे। उन लोगों को डर था कि नहर का पानी उनके फसलों को नुकसान न कर दे। दोस्तों, मछली पकड़ने के लिए ये तीनों दोस्त पहुंचते हैं नहर के पास वाले खेत में। तो इन लोगों ने पाया कि घोंघा बहुत ज्यादा नीचे गिरा हुआ है। तो इन लोगों ने प्लान किया कि बोरा में हम लोग घोंघा को कसेंगे और इसे मार्केट में बेचेंगे, क्योंकि यह थोड़ा कॉस्टली बिकता है। मछली तो सारे मछुआरे बेच ही रहे हैं, क्यों ना हम इसे बेचें।
तो इन लोगों ने बोरा में कसा और मार्केट में लाके बेच दिए। जल्दी ही सारे घोंघा बिक गए। दोस्तों, घोंघा जो है वह मछली जाति का ही होता है, वह मिट्टी खाता है, बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, लोग उसे खरीदते हैं और मछली टाइप से ही बना के खाते हैं। तो यहाँ पर तीनों दोस्त अपना सारा घोंघा मार्केट में बेचकर इवनिंग में पहुंच जाते हैं दोबारा खेत में। तभी इन लोगों की नजर एक घास काटने वाली लेडी पे पड़ती है। तो वह लेडी पूछती है इनसे कि बेटा तुम लोग जा कहाँ रहे हो। इन तीनों ने बोला कि जा रहे हैं सामने वाले खेत में जहाँ पे हल्की हल्की पानी लगी है, घोंघा पकड़ना है। तब उस औरत ने इनको बोला कि देखो बेटा, अभी इवनिंग होने जा रहा है, एक काम करो तुम लोग घर जाओ, कल सुबह आके पकड़ लेना, अभी उधर जाना ठीक नहीं है, मैंने उधर कुछ कुछ चीजें देखी है। तीनों लड़के पूछे कि क्या देखी आप, जरा बताइए मुझे। तब उस औरत ने बताया कि मैंने वहां पर एक अजीब तरह के इंसान को देखा, ना ही वह इंसान था ना ही वह जानवर था, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही हूँ कि उधर मत जाओ। ये तीनों लड़के उस औरत की बात नहीं माने। इन लोगों ने बोला कि देखिए आप हमें डराइए मत, अभी हम घोंघा लेंगे और मार्केट में जाएंगे, और हम नहर के पास नहीं जा रहे हैं, नहर के पास वाले खेत में जा रहे हैं। घोंघा तो खेत में गिरा हुआ है, हम वहां से ले लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इतना पानी भी नहीं है कि हमें प्रॉब्लम होगा। और रहा सवाल नहर के पानी का, तो वह नहर ले चुका है, पूरा पानी तो है नहीं। तो आप हमें उल्लू मत बनाइए, आप जो कर रही हैं वो काम कीजिए और हमें छोड़िए। उस औरत की बात ना मानते हुए ये तीनों दोस्त गए और जल्दी जल्दी घोंघा को ये लोग इकट्ठा करने लगे, बोरा में कसने लगे। और ये लड़के खेत में ही थे, वो भी हल्की हल्की पानी में। इन लोगों का लगभग बोरा भर चुका था, ये निकलने ही वाले थे, तभी इनमें से एक का पैर किसी ने पकड़ लिया और लगा खींचने नीचे की तरफ। अब वह लड़का चिल्ला रहा है दोस्तों को कि अरे खींचो मुझे, मैं धंस रहा हूँ, खींचो खींचो। दोनों दोस्त उसे पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह लड़का बाहर नहीं निकल रहा है, वह अंदर खिंचा गया। और ये दोनों दोस्त को ऐसा लग रहा है कि कीचड़ ज्यादा होने की वजह से यह इसके अंदर धंस रहा है। ये जोर लगा के खींचे जा रहे हैं। कुछ ही टाइम के अंदर तीनों के तीनों उस मिट्टी में धंस गए और किसी को पता भी नहीं चला। घास काटने वाली लेडी काफी टाइम से घास काट रही थी, जब उसका काम खत्म हो गया और उसने इन तीनों को आते हुए नहीं देखा, तो उसने सोचा कि थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। वह लेडी आगे बढ़ी, लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो वह समझ गई कि इनके साथ क्या हुआ है। वह भागी गांव के तरफ अपना घास लेके और आके गांव वालों को बोली कि देखिए 3 बच्चे गए थे, अभी तक लौटे नहीं हैं, मुझे डर लग रहा है कि उनके साथ कुछ हो गया है, आप कुछ कीजिए। तब गांव के कुछ लोग डंडा लाठी वगैरह लेके भागे खेत की तरफ, नहर की तरफ। तो उन लोगों ने देखा कि दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तब गांव वालों को लगा कि बच्चे जो हैं वह मछली पकड़ने के चक्कर में नहर में डूब गए हैं, तो हो रहा था कि नहर से बच्चों को छाना जाए। तभी गांव वालों में से किसी की नजर बोरे के ऊपर पड़ी कि 3 बोरा यहाँ पे रखा हुआ है, इसका मतलब बच्चे इधर ही होंगे, आसपास होंगे। और छिलमिल छिलमिल पानी था खेत में, बच्चों के पैर के निशान खेत में पड़े थे। तो लोगों ने अनुमान लगाया कि बच्चे इधर गए हैं, इधर गए हैं, मतलब ऐसे ही लोग देख रहे थे। तभी शायद किसी की नजर पड़ी इन तीनों दोस्त में किसी के पैर पे। तब गांव वाले लगे चिल्लाने कि अरे धंस गए बच्चे, निकालो निकालो। गांव वालों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन बच्चे निकल नहीं पा रहे थे। फिर बाद में जाकर मशीन को लाया गया, जो मशीन होता है ना मिट्टी खुदाई करता है, वह मशीन आया और इन बच्चों को बाहर निकाला। बच्चे बाहर तो आ गए, लेकिन इन लोगों के अंदर सांस नहीं था। इनके घर वाले चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। गांव वालों ने नोटिस किया कि इन बच्चों के कान में, मुंह में, नाक में हर जगह बालू मिट्टी ठूसा हुआ है और बच्चे एकदम से उल्टा थे, मतलब सर नीचे, फिर धर नीचे, हाथ नीचे, पैर ऊपर की तरफ, एकदम अंदर मिट्टी के अंदर चले गए थे।
गांव के लोग यह सब कुछ देखते से ही समझ गए कि बुढ़वा का काम है, बुढ़वा ने ही किया है। दोस्तों बच्चे यंग थे इसीलिए उनका काम क्रिया वगैरह हुआ। कामकाज के दौरान बच्चों के लिए पानी दिया जाता है, तो होता है ना कि जो इंसान दुनिया छोड़ दे तो उसे पानी दिया जाता है, तो घर वाले पानी देते थे, तो उस पानी में तीनों बच्चे दिखाई देते थे। यहाँ पर बच्चों के घर वाले बहुत ज्यादा पछता रहे थे। उनको ऐसा था कि बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए था मछली पकड़ने के लिए। गलती उनसे ये हो गई कि वे लोग इवनिंग में गए और उस औरत की बात नहीं माने। इन बच्चों के घर वालों ने तांत्रिक को बुलाया यह जानने के लिए कि उनकी आत्मा कहीं भटक तो नहीं रही ना, कहीं आत्मा को कोई चीज चाहिए तो नहीं, क्योंकि यंग एज में गए हैं, कहीं ये लोग लौट के तो नहीं आएंगे, किसी को परेशान तो नहीं करेंगे। अगर कोई आखिरी इच्छा हो उन आत्माओं की तो हम पूरा कर देंगे। फिर तांत्रिक ने घर वालों को बताया कि देखिए ये जो बच्चे हैं ये पानी में डूब के दुनिया छोड़े हैं, इसी कारण ये बुढ़वा बन गए हैं और इनकी कोई भी इच्छा नहीं है। बुढ़वा बन जाने के बाद से ये एक अलग सी दुनिया में है। अगर कोई इनके पास जाएगा, चाहे वह इंसान इनका अपना ही क्यों ना हो, उसे भी ये लोग डुबा देंगे। तो बेहतर है कि इस नहर के आसपास आप लोग इवनिंग में मत जाइए, अकेले तो बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि पहले से एक बुढ़वा था जो कि बहकर पानी में आ गया था खेत में, उसने इन तीनों को मारा है। अभी ये लोग 4 हो गए हैं, ये और लोगों को मार सकते हैं, इसीलिए आप लोग थोड़ा सावधान रहिए। जैसा तांत्रिक ने बोला घर वालों ने वैसा माना और यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले जो थे वह इवनिंग वगैरह में नहीं जाते थे। दोस्तों महाराजगंज के बहुत सारे लोगों ने खुलासा किया कि वे लोग खेत से आ रहे थे या फिर कहीं से आ रहे थे, नहर क्रॉस कर रहे थे, तब उन लोगों ने 4 लोगों को एक जगह बैठकर बात करते हुए नाक से बुलाते हुए देखा। जो बुढ़वा होते हैं वे लोग नाक से बोलते हैं कि अरे भाई आओ ना, हमको खैनी दो ना, हम तुमको मछली देंगे, हम तुमको ये देंगे, हम तुमको ये देंगे। वे लोग ना पोटनी की चक्कर में रहते हैं। तो गांव वाले बताते थे कि हमने उसका सामना किया, ऐसा बोला उसने, वैसा बोला। इस टाइप की चीजें गांव वालों के साथ घटित होती रहती थी, लेकिन गांव वाले बहुत ज्यादा चालाक थे, कभी भी उनके झांसे में नहीं आए। आज की जो भूतिया कहानी है यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावनी है। इस स्टोरी में जिस आत्मा से आप मिलोगे वह आत्मा बहुत ज्यादा खतरनाक है और सालों बाद लौटा सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए, क्योंकि उस आत्मा के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हुआ था और उस आत्मा ने बहुत ही भयानक तरीके से अपना बदला लिया, जिसको देखकर पूरे गांव वाले दंग रह गए। मतलब इस टाइप से कोई आत्मा बदला ले सकता है, किसी को अंदाजा नहीं था। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आए तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आज की जो स्टोरी है यह मध्य प्रदेश की सच्ची घटित कहानी है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक गरीब फैमिली थी जिसके अंदर 3 सदस्य थे, माया जी और उनकी बेटी राखी और राखी के पिता थे। राखी के जो पिता थे वह बहुत ज्यादा बीमार थे, वे कुछ भी कर नहीं पाते थे, वे अपंग तो थे ही, प्लस उनको दमा का प्रॉब्लम था, वह ठीक से सांस भी नहीं ले पाते थे, वह हमेशा बेड पे पड़े रहते थे। राखी की माँ माया जी लोगों के यहाँ घूम घूम के काम करती थी, जो पैसा मिलता था उनका घर परिवार चलता था, प्लस कुछ पैसे वह इकट्ठा कर रही थी अपनी बेटी की शादी के लिए। राखी शादी के लायक हो गई थी और राखी भी काम करती थी, अपने ही गांव के अंदर लोगों के यहाँ जाके चूल्हा चौका टाइप से काम करती थी। राखी बहुत ही प्यारी लड़की थी, बहुत ज्यादा गुणी थी, प्लस पढ़ने में ठीक थी, लेकिन पैसे ना हो पाने की वजह से उसने सिर्फ और सिर्फ 10वीं तक पढ़ा, वो भी सरकारी स्कूल में। राखी को एक लड़का पसंद करता था जिसका नाम था रामा। रामा चाहता था राखी से शादी करना, बट राखी ने उसे मना कर दिया क्योंकि वह अपनी माँ बाप की इकलौती थी, प्लस अपने ही कास्ट में वह शादी करना चाहती थी। लेकिन रामा जो था वह राखी के पीछे पड़ा रहता था, वह हमेशा राखी को बोलता था कि शादी नहीं कर सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट मेरे साथ फिजिकल रहो, मुझे बॉयफ्रेंड बना के रखो। राखी हमेशा मना करती थी।
इसी चक्कर में वह लड़का बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाता था और बोलता था कि तुम कब तक मना करोगी, एक ना एक दिन मैं तो तुम्हें पाके ही रहूंगा और मैं तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। तुम मुझे ऐसे वैसे में मत लो, मैं सरपंच का बेटा हूँ। राखी कुछ भी नहीं बोलती थी, वह अपने घर पे आके रहती थी और अकेले कहीं जाने में डरती थी। उसको ऐसा लगता था कि रमा उसका पीछा करेगा और उसको छेड़ेगा और यह बार बार होता था उसके साथ। इसीलिए मार्केट भी जाना होता था तो वह अपनी माँ के साथ जाती थी। राखी अपने माँ को रमा के बारे में बता चुकी थी, बट माया जी भी क्या कर सकती हैं, सरपंच का बेटा था और सरपंच की बहुत ज्यादा चलती थी गाँव में, तो ये माँ बेटी शांत रहते थे। धीरे धीरे समय निकला और जो राखी के पिता थे वह दुनिया छोड़ दिए। अब माँ और बेटी दोनों अकेली पड़ गई। यहाँ पर रमा को मौका मिला राखी से मिलने के लिए। अपने दोस्तों के साथ राखी के घर पे आ जाता था, राखी को धमकाता था, राखी की माँ को धमकाता था, बोलता था कि अपनी बेटी से शादी करा दो मुझे। लेकिन राखी की माँ कभी भी हाँ नहीं बोली, वह कभी भी उस लड़के से नहीं डरी। माया जी हमेशा अपने पास एक हथियार रखती थी, घास काटने वाला जो हंसिया आता है वह, और उस हंसिया को दिखा के रमा को बोलती थी कि अगर तूने मेरी बेटी को छूने की कोशिश किया तो मैं तेरा सर अलग धर अलग कर दूंगी, बेहतर होगा कि तू अपने रास्ते रह। रमा डर के मारे भाग जाता था, लेकिन यह सिलसिला काफी लंबे समय तक चला। रमा को समझ नहीं रहा था कि माँ बेटी को कैसे मनाए। माँ बेटी को हमने धमका के भी देख लिया, लेकिन ये लोग सुधरे नहीं तो कोई और हथकंडा अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर रमा धीरे धीरे पूरे गांव वालों को यह यकीन दिला दिया कि माया जी डायन है और वह जादू टोना वगैरह करती हैं। गांव वाले जो थे वे ज्यादातर अनपढ़ थे, इसीलिए गांव वालों ने आसानी से मान लिया कि हाँ माया जी डायन है। और रमा कुछ कुछ प्रूफ गांव वालों को देता था, जो प्रूफ था वो नकली था। यह बात रमा को पता था, रमा के दोस्तों को पता था, प्लस माया और राखी दोनों को पता था। लेकिन गांव वालों को कौन यकीन दिलाए कि ये लड़के झूठ बोल रहे हैं। गांव वाले लड़कों की बात में आ गए, लेकिन गांव वाले कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रहे थे। इसीलिए रमा ने एक दिन ढोंग किया कि उसके ऊपर भूत आ गया है और रमा अपने घर जाकर लगा ड्रामा करने, लगा एक्टिंग करने भूत वाला। तो रमा की माँ ने रमा से बहुत सारे सवाल किए कि तुम कहाँ से आए हो मेरे बेटे के ऊपर, तुम कौन सी आत्मा हो, तुमको किसने भेजा है, आखिर मेरे बेटे ने क्या गलती किया है। रमा खुद अपने मुंह से सारी चीजें बकने लगा और उसने बकते बकते बता दिया, मुझे माया ने लौंग वाला पानी पिलाया है, फिर मैं आ गया क्योंकि मुझे माया ने भेजा है और वह नहीं चाहती कि रमा दुनिया में रहे, इसीलिए मैं आया हूँ, रमा को मैं लेके जाऊंगा। अब सरपंच के घर पे पूरा हल्ला हो गया कि अरे माया ने तो जादू कर दिया, माया ने टोना कर दिया, क्या किया जाए। सरपंच ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर दिया और गांव वाले पहले से ही यकीन करके बैठे थे कि माया जो है वह डायन है। यहाँ पर गांव वालों ने मिलकर माया को उसके घर से बाहर निकाला और एक पेड़ में बांध दिया। राखी चिल्ला रही है कि मेरी माँ को छोड़ो, मेरी माँ को छोड़ो, लेकिन गांव वालों ने छोड़ा नहीं। उनको पेड़ से बांधने के बाद घास फूस वगैरह उनके बॉडी पे लाद दिया, उसके बाद से दिया सलाई जला दिया। अब पूरे गांव वालों के सामने जो घास फूस था वह जलने लगा और साथ में माया जी भी, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पर राखी बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि वह छुड़ाए अपनी माँ को, लेकिन उससे नहीं हो रहा है। राखी को गांव वालों ने पकड़ रखा था, गांव वालों ने सिर्फ और सिर्फ माया को सजा दिया था, राखी को नहीं। राखी गांव वालों से अपने को छुड़ा के उस आग में छलांग लगा दी और साथ में माँ बेटी दोनों दुनिया छोड़ दी। यहाँ पर गांव वालों को शांति मिल गई और जो रमा था वह अंदर ही अंदर पछता रहा था कि उसने यह ढोंग क्यों किया। जिसके लिए ढोंग किया वह तो इस दुनिया में अब नहीं रही और रमा के घर वालों ने तांत्रिक को
को बुला के रमा के ऊपर जो भूत था, नकली भूत, उसको उतरवा दिया। यहाँ पर रमा भी शांत हो गया और ये जो खेल था यहीं पे खत्म हो गया। दोस्तों, कुछ ही दिन बीते थे कि रमा के ऊपर फिर से एक आत्मा आ गया। रमा बहुत ज्यादा खेलने लगा, उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। तो रमा के जितने भी दोस्त थे सारे लोग रमा को चिढ़ाने लगे कि अरे भाई राखी तो है नहीं, क्यों ड्रामा कर रहा है, अब नॉर्मल हो जाए, एक्टिंग बंद कर दे, कब तक एक्टिंग करेगा। यहाँ पे रमा का पारा चढ़ गया और वह अपने ही दोस्तों को उठा उठा के पटका, बहुत ज्यादा मारा। जो दोस्त थे वे डर गए और वे लोग बहुत ही बुरी कंडीशन में थे। खुद को बचा के कैसो कैसो अपने घर भागे। रमा अपने घर में आया, अपना गेट बंद किया और रूम में बैठ गया। रमा की माँ गेट बजा रही है कि बेटा गेट खोल खोल, लेकिन रमा गेट नहीं खोल रहा है। बाद में गेट को तोड़ा गया। उसके बाद देखा गया कि रमा बहुत ही बुरी कंडीशन में है, सारे कपड़े खोल के फेंक दिया है, उसके बॉडी पे बहुत ज्यादा दाग है, उसको किसी ने बहुत भयानक तरह से मारा है। अब रमा को किसने मारा, यह चर्चा का विषय था और यह बात पूरे गांव में फैल गई कि सरपंच की बेटी को किसी ने बहुत भयानक तरीके से मारा है, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, वह बचने के लायक नहीं है और वह कुछ कुछ बड़बड़ा रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। यहाँ पर रमा की माँ के दिमाग में आया कि हो ना हो वही डायन ने भूत जो मेरे बेटे के पीछे लगाया था, वह भूत दोबारा इसे पकड़ लिया है, तांत्रिक को बुलाओ। घर पे तांत्रिक आया, तांत्रिक ने देखा और तांत्रिक ने बताया कि हाँ आपके बेटे के ऊपर भूत है और तांत्रिक ने उस भूत को उतारा तो पता चला कि माया जी की आत्मा थी जो रमा की बॉडी में थी। माया जी को तांत्रिक ने पकड़ा और लेके अपने साथ चला गया। यहाँ पर रमा नॉर्मल हो गया। तांत्रिक जाते जाते रमा को ताबीज दे गया था और घर वालों को बोला था कि आप लोग इस ताबीज को मत उतारिएगा, जब तक आपका बेटा है तब तक पहने रहने दीजिएगा। वैसे तो मैं इस आत्मा को यानी कि माया जी की आत्मा को ले जा रहा हूँ, यह आत्मा अब आपके बेटे का कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी, फिर भी आप लोग ताबीज पहना के रखिएगा तो कोई दूसरी आत्मा इसे नहीं पकड़ेगी। घर वालों ने बोला कि ठीक है। उस दिन के बाद से सब कुछ नॉर्मल हो गया। गांव वाले भी खुश थे, गांव में भी कोई घटना नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सरपंच के यहाँ भी कोई घटना नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। आगे चल के रमा की शादी हो गई, उसको 2 बच्चे भी हो गए और रमा की शादी को करीबन 12 साल बीत चुके थे। एक दिन अचानक से रमा फिर से वही पुरानी वाली हरकतें करने लगा। यहाँ पर रमा की माँ को नहीं समझा कि उनके बेटे के अंदर इतनी सारी चेंजेस कैसे आ गए, कैसे वह उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, कौन है जो उसे उठा उठा के पटक रहा है, आखिर इतनी बुरी कंडीशन कैसे। रमा की माँ ने रमा को पकड़ने की कोशिश किया, शांत करने की कोशिश किया, लेकिन रमा शांत नहीं हुआ। तभी रमा की माँ की नजर रमा के गले पे पड़ी, तब उन्होंने पाया कि ताबीज उसके गले में नहीं था, ताबीज गिर चुका था। यहाँ पर रमा की माँ लगी चिल्लाने, गांव वालों को इकट्ठा कर ली कि अरे भाई तांत्रिक को बुलाओ, दोबारा आत्मा आ गया है मेरे बेटे के ऊपर, वह छोड़ेगा नहीं। और रमा जो था ना वह छत के ऊपर चढ़ गया था और वहां से उसने छलांग लगा दी पूरे गांव वालों के सामने। गांव वालों के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि रमा को कोई पकड़े, कोई भी रमा को नहीं पकड़ रहा था। वह छत पे जा रहा था, कूद रहा था, कभी खुद को उठा उठा के पटक रहा है। रमा के जो फादर थे सरपंच जी, वह उस टाइम गांव में नहीं थे। रमा पूरे गांव वालों के सामने चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती किया, मैंने माया जी को जाल में फंसाया, मैंने उन्हें आग में ढकेला, मैंने उनकी बेटी को भी आग में ढकेला, मेरी गलती थी, मेरी नीयत खराब थी, मैं सारा चीज स्वीकार रहा हूँ और मैं खुद को सजा दूंगा। गांव वाले सुने तो दंग रह गए। गांव वाले जो थे वह खड़े थे एक जगह पे और रमा ने खुद को पेड़ में बांधा। घास फूस आके रमा की बॉडी में लगी और पता नहीं कैसे उस घास फूस में आग लग गई। अब होना क्या था, जो माँ बेटी के साथ हुआ वही चीज यहाँ पे रमा के साथ हुआ। रमा की वाइफ, रमा के दोनों बच्चे, रमा की माँ, पूरे गांव वाले यह सीन देख रहे थे। रमा चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी नहीं था उसे बचाने के लिए। गांव वालों के अंदर हिम्मत नहीं हुई।
पूरे गांव वालों को बाद में सच्चाई पता चल गई थी, इसीलिए गांव वाले खुद को दोषी मान रहे थे कि माया जो गई उसमें हमारी भी गलती है। पूरे गांव वाले माफी मांग रहे थे माया से कि माया मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। यहाँ पर रमा की माँ कुछ भी नहीं कर पाई, वह अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को दुनिया छोड़ती हुई देखी। दोस्तों, इस घटना को 1 से 1.5 महीना बीत चुका था। रमा की माँ जो थी वह नॉर्मल हुई थोड़ी, तब उनके दिमाग में एक चीज आया कि मेरे बेटे की बॉडी में जो आत्मा थी माया की, वह आत्मा तांत्रिक अपने साथ लेके चला गया। फिर मेरे बेटे की बॉडी में दोबारा आत्मा कहाँ से आया? यह आत्मा वही था या कोई और आत्मा था? उनको यह बुद्धि नहीं सुलझ रही थी, इसीलिए उन्होंने फिर से तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक जब घर पे आया तो उसने बताया कि माया की जो आत्मा है वह तांत्रिक की कैद में है और रमा की बॉडी में जो आत्मा थी वह उनकी बेटी राखी की आत्मा थी। राखी भी तो बहुत ही दर्द के साथ दुनिया छोड़ी थी और उस आत्मा ने लंबा इंतजार किया था सिर्फ और सिर्फ रमा को सजा देने के लिए। रमा की ताबीज जैसे ही गिरी, राखी ने रमा को पकड़ लिया, उसके बाद उसने सजा दिया, तब जाके उस आत्मा को शांति मिली। यहाँ पर तांत्रिक से रमा की माँ पूछ रही है कि वह आत्मा दोबारा मेरे इन छोटे बच्चों को तो नहीं पकड़ेगी ना? कहानी यहीं पे खत्म हो गई या आगे चलेगी? तब तांत्रिक ने जवाब दिया कि देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता, राखी की आत्मा कहाँ है मुझे नहीं पता। वह आत्मा आपके बेटे को सजा देने के बाद से यहाँ से चली गई है। अगर आसपास होती, इस गांव में होती तो मुझे पता चलता, बट वह यहाँ पे नहीं है। और रहा सवाल इन बच्चों का, तो इनके लिए मैं ताबीज दे देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वह आत्मा इन बच्चों को पकड़ेगी, क्योंकि इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। दोस्तों, तांत्रिक ने पूरे घर वालों को ताबीज पहना दिया और घर को मंत्रों से बांध दिया ताकि वह आत्मा दोबारा प्रवेश ना कर सके। और उस दिन के बाद से राखी की जो आत्मा थी वह गांव कभी भी नहीं लौटी और उसने कभी भी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। गांव वाले भी शांति से रहे और रमा के जो दोनों बच्चे थे वह भी अपनी लाइफ शांति से जिए। आज की जो भूतिया कहानी है यह दरौली की सच्ची घटित कहानी है। यह स्टोरी आज के 70 से 75 साल पहले की घटित है और मेरी मौसी के चाचा ससुर के साथ घटित है। मौसी के चाचा ससुर के ऊपर 2 आत्माएं आ गई थी और उन आत्माओं ने उनका हाल एकदम से बेहाल कर दिया और उनका जो दिमाग था वह खराब हो गया। उनकी कभी शादी नहीं हो पाई, उनका घर नहीं बस पाया और वह पूरी लाइफ पागलों की तरह बिताए। उनके साथ बहुत बुरा हो गया, वो भी बहुत ही कम एज में। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि एक्चुअल में दरौली में क्या हुआ था। दोस्तों, आज से 70 से 75 साल पहले की बात है। रंजीत नाम के एक आदमी थे, उनको एक दिन बहुत तेज की पोटी आती है, वो भी सुबह के टाइम पे। उनको समय का अंदाजा नहीं हुआ। उन्होंने लालटेन जलाया क्योंकि रोशनी वगैरह तो थी नहीं पहले, और लोटा में पानी लिया। उसके बाद वे चल दिए खेत की तरफ। वे खेत की तरफ जा रहे थे लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा था कि उन्होंने सोचा कि यही नदी के पास में बैठ जाता हूँ, क्योंकि खेत में जाऊंगा तो मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा, शायद उनका पेट वगैरह खराब हो। इसीलिए उन्होंने लोटा की पानी एक जगह रखा और वहीं पे नदी के किनारे बैठ गए। बरसात का समय था, गंगा जी के अंदर बहुत ज्यादा पानी हो गया था, इसीलिए गंगा जी ने बहुत दूरी तक अपना प्रकोप डाला हुआ था, यानी कि बाढ़ वगैरह आया था। बाढ़ आ जाने के बाद से जो पानी वापस चला जाता है तो खेत वगैरह में, रास्ते वगैरह पे थोड़ा थोड़ा पानी रह जाता है। उस टाइप की पानी थी जहाँ पे वे पोटी करने के लिए बैठे थे। बैठे बैठे उन्होंने ध्यान दिया कि 2 बिच्छू आपस में चिपके हुए जा रहे हैं। उनको मस्ती सूझी। उन्होंने सोचा कि इस बिच्छू को पकड़ लेते हैं, सुबह धागा बांधकर इसको घुमाएंगे, नचाएंगे। उन्होंने क्या किया कि लोटा का पानी नीचे गिरा दिया और लकड़ी के सहारे अपनी लोटा के अंदर बिच्छू को डाल दिए और ऊपर से किसी चीज से बिच्छू को ढक दिए। दोनों बिच्छू लोटा के अंदर आ गया
उसके बाद वे घर आए, घर आकर वे सो गए। फिर अगले सुबह रंजीत जी के घर वाले उठे तो उन लोगों ने पाया कि रंजीत जी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वह बहुत ज्यादा कांप रहे हैं, उनका शरीर दौड़ रहा है और उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, अजीब तरह की हरकतें कर रहे हैं, पूरे शरीर पर चोट की निशान है, मानो जैसे कि किसी ने मारा हो, बहुत भयानक मारा हो, और उनके मुंह के अंदर, कान के अंदर, नाक के अंदर मिट्टी ठुसा हुआ है। उनकी हालत देख के घर वाले डर गए। घर वालों ने उनको नहलाया, धुलाया और जो घरेलू इलाज होता है वह सब किया, क्योंकि उनके पूरे शरीर पे गोबर, मिट्टी, कीचड़ वगैरह लगा था। घर वालों को समझा नहीं कि यह सब कुछ कैसे और कहां से हुआ। घर वाले रंजीत जी के ऊपर नजर रखने लगे। रंजीत जी मौका पाते से ही भागते थे पानी की तरफ, मानो कि उनका जो भी प्राण हो पानी में बसा हो। वह छोटी छोटी चीज को लेकर पानी पानी चिल्लाते थे। घर वाला खाना के लिए पूछे तो पानी मांगते थे। घर वाले उनकी इस हरकत से परेशान हो गए थे। घर वाले रंजीत जी को बांध के रखना स्टार्ट कर दिए, लेकिन उनके अंदर इतनी ताकत थी कि वह रस्सी तोड़ देते थे, जंजीर तोड़ देते थे और भाग जाते थे पानी के लिए। जहां उनको पानी मिल जाता था वहां पर वह अपना पूरा का पूरा सर धंसा लेते थे, मानो कहीं मिट्टी पर थोड़ा सा पानी हो, एक गिलास पानी गिरा हुआ हो, वहां पर वह उल्टा लटक जाते थे और पूरा का पूरा सर मिट्टी के अंदर डाल देते थे। उसके बाद उनको सांस नहीं आती थी, उनका सिर्फ आधा शरीर दिखता था। अगर किसी की नजर पड़ी तो मिट्टी को खोद कर उनको निकाला जाता था। घर वाले इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन उनके पास कोई हल नहीं था। हर रोज रंजीत जी कुछ न कुछ नया नया कांड करते थे। घर वाले हमेशा रंजीत जी के पीछे पड़े रहते थे। एक दिन की बात है, उन्होंने खुद को नाला के अंदर डुबो लिया था, एकदम बुरी तरह से डुबोया था। अच्छा हुआ था कि उनकी भाई की नजर उनके ऊपर पड़ गई, तो लोगों को इकट्ठा करके गांव वालों ने नाला को तोड़ा, उसके बाद उनको निकाला। दिन वे बाहर आए। एक दिन की बात है, रंजीत जी को मौका लगा, वे भागे नदी के तरफ और दरौली में गंगा जी है। गंगा जी के अंदर उन्होंने छलांग लगा दी, उसके बाद खुद को मिट्टी के अंदर धंसा लिया। गंगा जी के अंदर बहुत ज्यादा बालू था, मिट्टी था, इसीलिए वह पूरा का पूरा अंदर धंस चुके थे। उनको ढूंढने के लिए पूरे गांव के लोग नदी में कूद गए। पता नहीं कैसे लोगों ने उनको बचा के बाहर निकाला। उनकी हालत बहुत खराब थी, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि वह इंसान बचेगा। किसी ने रंजीत जी की दादी को बताया कि देखिए, अगर आप चाहती हैं इस बच्चा को बचाने के लिए तो इसको किसी तांत्रिक से दिखाइए, झाड़ फूक वगैरह कराइए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर कोई आत्मा है, तभी तो यह पागलों की तरह हरकतें कर रहा है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है, इसको सिर्फ पानी चाहिए जीने के लिए। यह बहुत दिनों से सिर्फ और सिर्फ पानी ले रहा है। कभी खाते हुए देखा है आप लोगों ने? कभी खाना नहीं खाता है, फिर भी यह जीवित है। अंदर से तड़प रहा है, दर्द से करा रहा है, हर कुछ टाइम पे पानी मांग रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। तो आप लोग सतर्क हो जाइए। अगर इसे बचाना है तो मात्र एक ही उपाय है कि इसे दिखाइए तांत्रिक से। तब रंजीत जी की दादी ने तांत्रिक वगैरह का पता लगाना स्टार्ट किया। उनको किसी तांत्रिक के बारे में पता चला, फिर वह अपने बेटे को लेके पहुंचे तांत्रिक के पास। रंजीत जी को देखते से ही तांत्रिक समझ गया कि इनके ऊपर बहुत भारी आत्मा है। तब तांत्रिक ने अपना झाड़ फूक वगैरह किया। उसके बाद उसने आत्मा से बात किया और पूछा कि कहाँ से आए हो, आखिर क्यों पकड़ा है, इसने क्या गलती किया है, क्यों इसे सता रहे हो, कब छोड़ोगे। तब आत्मा ने बताया कि देखो, मैंने इसे जानबूझ के नहीं पकड़ा, और दूसरी चीज कि इसने मुझे खुद इनवाइट किया, इसीलिए मैंने पकड़ा है। इसने मुझे पहले परेशान किया, इसीलिए मैंने पकड़ा है। तांत्रिक पूछा कि कैसे इसने तुम्हें इनवाइट किया, कैसे तुम्हें परेशान किया, खुल के बताओ, यहाँ पर बुझावल मत बुझाओ। तब उस आत्मा ने बताया कि देखो, हम पति पत्नी दोनों जा रहे थे अपने रास्ते से।
इसने हमें पानी से निकालकर लोटा में कस लिया, उसके बाद घर पे लेके आया, फिर इसने लोटा से ढक्कन हटाया और जैसे ही ढक्कन हटाया मेरा तो पारा बहुत ज्यादा गर्म था, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने पानी को नहीं देखा था, मैं पानी के अंदर नहीं था, इसीलिए इसके शरीर में प्रवेश कर गया और इसके शरीर के माध्यम से मैं पानी लेता गया और मेरा गुस्सा इतना ज्यादा था कि मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता, मैं इसे तड़पाना चाहता हूँ, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। फिर तांत्रिक ने उस आत्मा को समझाया और बोला कि देखो यह बच्चा है, इसको नहीं पता था, यह खेलने के लिए तुमको उठा लाया, तुम लोग भी तो भेष बदल के घूम रहे थे ना, इसको क्या पता, तुम लोग ओरिजिनल भेष में होते तो यह डर के मारे भाग जाता, इसने खेलने के मकसद से लाया है, सो इसे माफ कर दो, इसे जो भी गलती हुई है भूल जाओ, छोड़ दो। लेकिन वह आत्मा हार मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर आत्माओं ने बताया कि देखिए बहुत टाइम से हम गंगा जी में रह रहे हैं, हमने कभी भी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, हमने कभी किसी को पकड़ा नहीं, क्योंकि हम बुरे आत्मा नहीं हैं, हमें किसी से मतलब नहीं होता है, हम सिर्फ और सिर्फ अपने में खुश रहते हैं। लेकिन इसने क्या किया, इसने जबरन पकड़ा है और रंजीत जी के अंदर एक नहीं दो आत्मा था, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों उन्हीं के बॉडी में थे, इसीलिए दोनों मिलकर उनको तड़पाते थे। तांत्रिक के बहुत बार रिक्वेस्ट करने पर उन दोनों आत्माओं ने बोला कि ठीक है छोड़ देंगे, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि यह किसी के साथ कुछ ऐसा ना करे। तांत्रिक बोला कि ठीक है प्लीज छोड़ दो, बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी। फिर उन दोनों आत्माओं ने रंजीत जी के मुंह से निकले और एक धुएं की तरह निकल के वे फिर गंगा जी के पास चले गए और जैसे रहते थे पहले वैसा ही रहने लगे। इधर रंजीत जी जब होश में आए तो इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, यह दिमाग से अधकपारी हो गए थे, जिसका मतलब होता है कि आधा पागल हो गए थे। कभी कभी सही रहते थे, कभी कभी यह अजीब हरकतें करते थे, क्योंकि जो आत्माएं थी इनको हमेशा मिट्टी में बालू में धंसा के रखते थे, इसीलिए इनके दिमाग पे बहुत ज्यादा असर हुआ। बहुत ज्यादा आत्माओं ने मारा था, पीटा था, अंदर से तड़पाया था, इसकी वजह से और आगे चलकर उनकी शादी नहीं हुई, इसीलिए उनका घर परिवार वगैरह नहीं बसा। वह काफी टाइम तक जीवित रहे एंड देन बाद में दुनिया छोड़े, मतलब पूरी आयु कंप्लीट करके ही दुनिया छोड़े। और यह बात पूरे गांव में धुएं की तरह फैल गई थी, लोग सतर्क हो गए थे, क्योंकि गांव में क्या होता था कि पहले के समय में बाथरूम वगैरह नहीं होता था, इसीलिए लोग क्या करते थे कि लालटेन ले लेते थे, टॉर्च ले लेते थे, लोटा में पानी ले लेते थे और सुबह शाम बाथरूम के लिए बाहर जाया करते थे खेतों में। लेकिन धीरे धीरे यह सारी चीजें खत्म हो गई और पहले के समय में गांव में बहुत ज्यादा आत्माएं दिखती थी अंधेरे में, अभी तो रोशनी हो गई है इसलिए आत्माएं कम दिखती हैं। पहले की आत्माएं बहुत ज्यादा पावरफुल होती थी। दोस्तों दरौली में यह बात सब जानते हैं कि जो बिच्छू बन के घूम रहे थे दोनों आत्माएं, वे हस्बैंड वाइफ थे और मछुआरे थे। एक दिन की बात है, मछुआरा जो है वह अपनी वाइफ को ले जाता है नहलाने के लिए, नहान का समय था और उसको भी नहीं पता चला था, वह भी सुबह सुबह चला गया था नदी के किनारे नहाने के लिए। लेकिन उसने पाया कि जो नदी का किनारा है वह बहुत ज्यादा गंदा था, इसीलिए उसने अपनी वाइफ को बोला कि एक काम करो, तुम मेरी नाव पे बैठो, मैं तुम्हें उस पार ले जाता हूँ, उधर अच्छा पानी मिलेगा, नहा लेना और नहा कर आ जाना नाव से। जो मछुआरा था उसको नाव चलाने आता था, इसीलिए उसने अपनी वाइफ को नाव पे बैठाया और लेके जा रहा था उस तरफ। लेकिन बीच में कुछ बुढ़वा थे, उन लोगों ने इनकी नाव को पलट दिया और दोनों पति पत्नी को अंदर डुबो के मार दिया। जैसे ही बुढ़वा ने इन दोनों को मारा, ये दोनों भी बुढ़वा बन गए। बुढ़वा यानी कि जल पिशाच, पिशाचनी। उस दिन के बाद से ये लोग उसी रूप में घूमते थे, किसी को परेशान नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर रंजीत जी की एक छोटी सी गलती के वजह से इन दोनों ने उनको पकड़ लिया था। बाद में रंजीत जी को छोड़ भी दिया था, लेकिन आधा पागल करके छोड़ा। अभी रात के हो रहे हैं 10 और मैं स्टोरी सुनाने आई हूँ घर के पीछे सीढ़ी पे, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट कट चुकी है तो आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। आज की जो भूतिया कहानी है इसे मैं तुरंत स्टार्ट करूँ
करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा, तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की जो भूतिया कहानी है यह चंपारण की सच्ची घटी कहानी है। चंपारण में एक बाबू साहब थे जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा खेत था और वे खेती करते थे। दोस्तों, ठंडी का समय था और बाबू साहब को अपने खेत में पटौनी करना था। उनके पास खेत ज़्यादा होने की वजह से उनको बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी, तो वे जा रहे थे अपने गांव से जस्ट सटे हुए गांव में मजदूरों को बोलने के लिए कि कल तुम लोग टाइम से आ जाना, खेत की पटौनी है। यह बोलने के लिए वह इवनिंग के 5 बजे अपने घर से निकलकर चल दिए दूसरे गांव में। रास्ते में एक नहर पड़ता था और नहर के ऊपर था पुल। पुल को क्रॉस करके दूसरे गांव में जाना था। दोनों गांव सटा हुआ था, ज्यादा दूरी था नहीं, इसीलिए ये पैदल गए और पैदल जाके उस गांव में 2-4 लोगों को बोले। उस गांव में एक सोनार था, उसके यहाँ भी गए और बोले कि देख भाई, कल तू सुबह आ जाना 5 से 6 के बीच में, हम लोग खेत की पटौनी करेंगे और मैं तुम्हें अभी बोलने आया हूँ क्योंकि सुबह ठंड पड़ेगी और मैं बोलने नहीं आ पाऊंगा, मैं डायरेक्ट तुम लोगों से खेत में मिलूंगा। यह सब बोल के बाबू साहब उस गांव से लौट रहे थे, मतलब इवनिंग का 6 या 6:30 का टाइम हो रहा होगा। वही पुल पकड़ के ये आ रहे थे, तभी इनकी नजर पुल के ऊपर बैठे एक इंसान पे पड़ती है जिसका एज मात्र 17 से 18 साल था और वह लड़का सोनू था। उन्होंने सोनू को देखते से ही टोका, अरे सोनू, तुम जीवित हो? मैंने तो सुना था कि तुम्हें सांप काट लिया था। उस लड़के ने बोला कि हाँ बाबू साहब। तभी बाबू साहब ने दोबारा टोका, अरे मैंने तो सुना था कि तू दुनिया छोड़ दिया था, तू कैसे दिखाई दे रहा है? तू बच गया क्या सांप काटने के बाद से? तब सोनू मुस्कुराया और बोला कि नहीं, मेरे सांप काटने के बाद से थोड़ी ही देर बाद मैंने दुनिया छोड़ दिया था। अभी तो बस मैं ऐसे ही टहल रहा था, मैं इधर ही रहता हूँ अपने गांव में, नहीं तो पुल वगैरह के आसपास रहता हूँ। बाबू साहब ने इसको मजाक में लिया। उन्होंने बोला कि जब तू दुनिया छोड़ा था तो मैंने सिर्फ सुना था, मैं तुझे देखने नहीं आया। मजाक करना बंद कर, मुझे लग रहा है कि झड़ाई फुकाई के बाद से तू बच गया होगा। अगर तू दुनिया में नहीं होता तो तू यहाँ पे दिखाई थोड़ी न देता। तू तो है, तू क्यों मजाक कर रहा है मेरे साथ? मजाक करना बंद कर। तभी उस लड़के ने बताया कि देखिए बाबू साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सचमुच में यहाँ पे हूँ, मतलब एज अ आत्मा मैं यहाँ पे टहल रहा हूँ और सुबह का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही सुबह होगा मैं जाऊँगा अपने दोस्त के पास और उसकी आत्मा उससे छीन कर अपने पास लाऊंगा। मैं अपने दोस्त को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं और मेरा दोस्त डेली इवनिंग में हम लोग घुमा करते थे, इसी पुल पे आके बैठते थे और दुनिया छोड़ने के बाद से मैं अकेला पड़ गया हूँ, इसीलिए मैं उसका काल बन के आया हूँ। बाबू साहब को फिर से मजाक लगा। उन्होंने बोला, कैसे मारेगा तू, बता मुझे। तभी सोनू ने बताया कि देखिए बाबू साहब, मेरा जो दोस्त है वह सोनार का बेटा रमेश है और वह सुबह 6 बजे जाएगा कोयला निकालने के लिए। वहीं पर मैं सांप बन के बैठूंगा और उसे डस लूंगा। डस लेने के बाद से वह मेरे साथ आ जाएगा क्योंकि मेरा डसा हुआ वह बचेगा नहीं। यह सुनने के बाद से बाबू साहब मुस्कुराए और बोले कि ठीक है जा, तू अपना काम कर, मुझे जाने दे। जैसे ही ये आगे बढ़े तभी इनके सामने अचानक से सोनू आया और उनको धमकाया और बोला कि देखिए, अगर यह बात आपने किसी और से बोला तो सबसे पहले मैं आपके घर से ही शुरुआत करूंगा, आपके ही बेटे को मारूंगा, उसके बाद मैं अपने दोस्त को लूंगा। इसीलिए आप मेरी बात किसी से मत कहना। यह सुनने के बाद से बाबू साहब का जो चेहरा था वह उतर गया और वे चुपचाप घर पे आए, खाना वाना खाए और उसके बाद से अपने बेड पे गए। तब उनके अंदर एक ही चीज चल रहा था कि इस चीज को मैं किसी के साथ शेयर करूं कि नहीं करूं, उसने ऐसा क्यों बोला, क्या सच में सोनू इस दुनिया में नहीं है। जब मैंने खबर सुना था तो पूरे गांव वाले उसी के बारे में बात कर रहे थे। वह बच गया था सांप काटने के बाद, यह दुनिया छोड़ दिया, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए।
मतलब वह काफी समय तक यही सोचते रहे और सोचते सोचते सो गए। फिर सुबह हुई और बाबू साहब सो के उठे। उसके बाद वे डायरेक्ट गए खेत पे, तो उन्होंने पाया कि मजदूर में सिर्फ और सिर्फ 1-2 मजदूर आए हैं, बाकी सब नहीं आए हैं। उनका पारा चढ़ गया और वह चिल्लाते हुए बोले बाकी मजदूरों से कि इसी के वजह से मैंने कल तुम लोगों को इवनिंग में ही बोल दिया था ताकि तुम लोग लेट ना हो जाओ, फिर भी तुम लोग लेट हो। अच्छा ठीक है, जितना लोग हो उतना लोग काम करो, बाकी को मैं दोबारा बुला के आता हूँ। सुबह के 6-6:30 का टाइम हो रहा था। वे चले गए दूसरे गांव में, पुल को पकड़ के। जैसे ही पुल के पास पहुंचे बाबू साहब, उनको इवनिंग वाली बात याद आई। वे मुस्कुराए और आगे बढ़ गए और पहुंचे सोनार के यहाँ। मतलब सोनार के यहाँ जाते जाते 7 बज चुका था सुबह का। जैसे ही सोनार के द्वार पे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पूरे गांव वाले इकट्ठा है उसके द्वार पे और घर में रोना पीटना वगैरह चालू है। बाबू साहब जैसे ही सोनार के बेटे को देखे तो उन्होंने पाया कि उसके मुंह से गाज निकल रहा है, उसको सांप ने काटा है, सुबह काटा है, कोयला निकालते टाइम काटा है और वह लड़का अब इस दुनिया में नहीं है। गांव वालों ने उस लड़का का झड़ाई फुकाई वगैरह किया था, सांप का जहर उतारने की कोशिश किया था, फिर भी वह लड़का नहीं बचा। तब जाकर बाबू साहब को एहसास हुआ कि हाँ सच में सोनू की आत्मा आई थी और मैंने उसकी बात किसी और से शेयर नहीं किया। अच्छा हुआ कि मैंने शेयर नहीं किया, वरना वह मेरे बेटे को भी मार देता। यह सोचते हुए बाबू साहब आ गए अपने खेत में और मजदूरों के साथ मिलकर काम वगैरह किया। फिर वे घर आए। उनके अंदर ना अजीब तरह की बेचैनी चल रही थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यह बात किसी से बोलूं कि नहीं बोलूं। बाबू साहब उस घटना से बहुत ज्यादा डर चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपना मुंह बंद रखा। उनके अंदर बस एक ही चीज चल रहा था कि अगर यह बात कोई जानेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में, कि इन्होंने डर के मारे नहीं बताया। अगर बता दिए होते तो सोनार का बच्चा बच जाता। कहीं ना कहीं बाबू साहब खुद को भी दोषी मानते थे, इसीलिए वे चुप रहे। धीरे धीरे टाइम बीता। जब उनका आखिरी समय था तब उन्होंने यह बात अपनी वाइफ को बताई कि देखो यह घटना मेरे साथ बहुत साल पहले हुई थी और मैंने यह चीज किसी को नहीं बताया था, इसीलिए मेरे सीने पे बोझ सा लग रहा था। आज मैंने तुम्हें बता दिया, तुम बताओ इसमें मेरी गलती है क्या। यहाँ पर उनकी वाइफ ने समझाया, देखिए जो होना था वो तो हो गया है, आप भूल जाइए, इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। आगे जो होगा उसमें भगवान की मर्जी होगी, हम लोग क्या कर सकते हैं। बाबू साहब ने बोला कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। दोस्तों ये जो घटना घटित हुई थी बाबू साहब की जिंदगी में एक बार हुई थी, उसके बाद वह आत्मा दोबारा उनसे नहीं टकराई और न ही उनके घर परिवार के लोगों को परेशान की। वो जो आत्मा थी वह सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त को लेने आई थी, उसके सिवा उस आत्मा ने कभी भी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तो दोस्तों इस पर आप लोग का क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।